जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो लूसेंट ज्योग्राफी सीरीज़ ठीक भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले आप लोगों ने सौरिक संबंध है ना पृथ्वी का और सौरमंडल सोलर सिस्टम कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड इन सब के बारे में संक्षिप्त रूप से और किफ़ायती जानकारी आप लोगों ने हासिल कर ली थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आज के वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है और हमने उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया है कि सभी को अध्ययन में सुविधा हो। ठीक कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली मतलब पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली जो परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट अब यहाँ से ये शुरू होता है कि आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 भूपर्पटी, जिसको आप लोग क्रस्ट इंग्लिश में कहेंगे। उसके बाद आवरण, इंग्लिश में मैंटल बोलते हैं, और केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग को 3 नाम याद रहता है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक, हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिए कि क्रस्ट को भूपर्पटी बोलते हैं जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसके बाद मैंटल आता है, फिर केंद्रीय भाग आता है। अब हम इस भूपर्पटी को अभी पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल शॉर्ट में या फिर उसको हम शॉर्ट में फिगर के द्वारा बाद में समझ लेंगे, अभी पढ़ने वाला काम कर लेते हैं। तो भूपर्पटी जो क्रस्ट होते हैं ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये है हमारी पृथ्वी, अगर हम इसको साइड से थोड़ा सा कट करते हैं, ठीक, तो एक ऐसा हिस्सा निकल के आता है। इससे हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, यही हमारा क्या होता है, भूपर्पटी यानी क्रस्ट होता है। और पृथ्वी और अंदर की तरफ अगर आप आएंगे 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है ये भूपर्पटी वाला। ठीक, कितने? 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र। और यह मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानों से बना होता है। याद रखिएगा, बेसाल्ट की चट्टानों से बना होता है भूपर्पटी या क्रस्ट भाग, बेसाल्ट की चट्टानों से। और इसके 2 भाग हैं, हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो सियाल और सीमा। सियाल और सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, उसके नीचे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सियाल और सीमा शॉर्ट फॉर्म को एक साथ रखने पर बन गया ना। लिखा है आगे, सियाल क्षेत्र में देखिए सिलिकन और एल्यूमिना, ठीक, तथा सीमा क्षेत्र में, सीमा मतलब SIMA में सिलिकन, सीमा कोई सीमा लड़की है उसका कोई क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर SI और MA को मिलाकर कहा गया है। सिलिकन और मैग्नीशियम की बहुलता या अधिकता पाई जाती है। हम घनत्व की बात करें तो क्रस्ट का है ना, क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना? क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। अब भूपटल यानी क्रस्ट की रचना सामग्री के बारे में भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो वजन के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अधिकता है वजन के अनुसार। ठीक, दूसरे स्थान पर सिलिका है 27.72% के साथ, और ऑक्सीजन 46.60% के साथ। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पाँचवें स्थान पर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, 8वें स्थान पर मैग्नीशियम। मतलब पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। और भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन। गैसेज में तो नाइट्रोजन का नाम आप सबको पता हो रहता है, तत्व में भी आप याद कर लीजिए। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ये ऊपरी यानी क्रस्ट की बात हो गई। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, मेंटल पे। ठीक, तो हमने ऐसे
पृथ्वी को थोड़ा सा कट करके समझने की कोशिश की थी। तो ऊपरी भाग क्या था, क्रस्ट, उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट आता है बीच वाला मेंटल आता है, यानी मेंटल। तो ये 29 लगभग 2900 किलोमीटर मोटा, यहाँ से 34 किलोमीटर से जाएंगे 2900 किलोमीटर नीचे। तो यह इतना मोटा क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इसी हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मैग्मा चैम्बर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल में पाए जाते हैं। घनत्व की बात कर लेते हैं, तो इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। अब उसके मतलब मेंटल में ही कुछ चीज़ें मतलब डिवाइड की गई हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो वहाँ पर पहले भाग को डिवाइड किया गया। अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे ना तो समझ में आएगा। पहले आप पढ़ लीजिए। तो कॉनरोड असंबद्धता, तो ऊपरी क्रस्ट, ठीक, मान लीजिए ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचली क्रस्ट है, तो इसके बीच की सीमा को हम लोग कॉनरोड असंबद्धता कहते हैं। ठीक, मोह विसिक डिसकंटिन्यूटी, तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच, तो क्रस्ट ठीक और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को हम लोग मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके बाद रैपेटी असंबद्धता क्या है, तो ये ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रैपेटी असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद गुटेनबर्ग विशार्ड असंबद्धता, तो निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा को गुटेनबर्ग विशार्ड असंबद्धता कहते हैं। लेमैन असंबद्धता क्या है, तो बाह्य क्रोड मतलब बाहर का क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेमैन असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद क्रस्ट की बात हो गई, मेंटल की बात हो गई। अब हम कोर की बात करते हैं, यानी केंद्र की बात करते हैं। तो पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो निकेल व फेरस से बना है। ठीक, निकेल व फेरस से बना है, इसीलिए नीचे वाले भाग को नीफे के नाम से जानते हैं। ठीक, जो केंद्र भाग है उसको नीफे के नाम से जानते हैं, यानी निकेल और फेरस, फेरस मतलब लोहा, और इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और औसत त्रिज्या जो है लगभग पृथ्वी की 6370 किलोमीटर। याद कर लीजिए, पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर। और पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि आप पृथ्वी के नीचे गड्ढा करते हुए 32 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है या बढ़ गया है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। तो ये जानकारी आप याद कर लीजिए कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर जो सबसे नीचा क्षेत्र है वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है, और यह समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस, मैथ में तो आपने प्रमेय पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए इनको जानकारी। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स ग्रीन ने भी इसे नारंगी की बजाय नाशपाती के समान बताया। देखिए, सब लोग अपने हिसाब से इसको बताते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और सबसे ऊपर सियाल, सीमे और नीफे, ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक, इतना है। बाकी आप गहराई याद कर सकते हैं और किन जैसे ऊपरी क्रस्ट या निचली क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप याद कर सकते हैं जो फिगर के माध्यम से भी हम आपको फिर से समझाने वाले हैं। और ये अलग पॉइंट। और इसके बाद है कि भाई पृथ्वी की जो बाह्य सतह है ना उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी इसकी बाह्य सतह को 4 भागों में बांटते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर स्थल पाया जाता है, आप देखते हैं यहाँ वायुमंडल पाया जाता है, आप ये भी देखते हैं कि यहाँ जल भी पाया जाता है। और जहाँ पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिलता है उस क्षेत्र को हम लोग जैवमंडल कहते हैं, जो ऊपरी परत पर ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कोई दुनिया बसती है, जो भी है सब पृथ्वी की सतह पर है, ऊपर है। इसलिए पृथ्वी की सतह को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। लिथोस्फीयर को स्थलमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर को जलमंडल कहते हैं, और बायोस्फीयर को जैवमंडल कहते हैं। ठीक, तो चलिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के यहाँ पे हो चुके हैं।
अब हम फिगर के माध्यम से शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है आंतरिक संरचना। ठीक, तो इसको 3 भागों में आप लोगों ने बांटा है। कौन से 3 भागों में? एक तो क्रस्ट हो गया CRUST, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं। मैंटल हो गया MANTLE, और उसके बाद कोर हो गया। तो ये तो क्लियर है ना, बस इतनी सी चीज़ थी जो आपको क्लियर है। इसके बाद जो भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी, तो उसमें एक जानकारी है भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात करें। ठीक, क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में आप देखेंगे कि स्थल भी पाया जाता है और महासागर भी पाया जाता है। तो इसलिए महाद्वीप पाए जाते हैं। स्थल कोई महाद्वीप और महासागरी भूपर्पटी 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक, क्योंकि ये स्थल पे ही पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। तो महाद्वीपीय की बात करें तो इसकी मोटाई जो है वो 40 से 45 किलोमीटर है, और महासागरीय की बात करें तो ये 5 से 10 किलोमीटर है। ठीक, और जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ जाएंगे तो आप तापमान और घनत्व दोनों में वृद्धि को पाएंगे। और अभी आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है बस। और द्रवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो संवहनी विधि से होता है, ये आप ध्यान कर लीजिए। तो क्रस्ट के बारे में हो गया। शॉर्ट में मेंटल, तो ये आपको पता है कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है जो मेंटल है। ठीक, और ये तो क्लियर हो गया। और कोर भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, मेंटल से लगभग आप 5151 किलोमीटर तक की गहराई तक कौन सी पाई जाती है? कोर। ठीक, ये भी हो गया। और एक पॉइंट जो था कि क्रस्ट में जो पाई जाती है, क्रस्ट में सियाल पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या पाई जाती है? मेंटल में जो तत्व पाए जाते हैं, मतलब परत सबसे ज़्यादा, तत्व सबसे ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक, Ma, इसीलिए इसको सीमा बोलते हैं। और कोर में पाया जाता है सियाल, सीमा और निफे, NiFe, निकिल और फेरस। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक फिगर बनाते हैं, पहले कलर ले लेते हैं। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ये है आपका, मान लीजिए आप पृथ्वी को समझने के लिए मानते हैं किनारे से ऐसा कुछ हमने कट मारा है पृथ्वी को समझने के लिए, उसकी परतें दिख रही हैं। ठीक, तो ये जो है आउटर लेयर, यही क्या है? हमारा क्रस्ट यानी भूपर्पटी। इसको C से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, क्रस्ट। इसके बाद कुछ कलर चेंज करके बनाते हैं। एक ये लाइन हो गई आपकी, एक ये लाइन हो गई आपकी। ठीक, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये आउटर में है, तो ये आउटर क्रस्ट हो जाएगी, आउटर क्रस्ट। ठीक, और ये अंदर के भाग को हम लोग इनर क्रस्ट बोलेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोलते चल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो ये क्रस्ट हो गई, ऊपरी जो परत है ये क्रस्ट हो गया। बाहर है तो आउटर क्रस्ट, अंदर है तो इनर क्रस्ट। बाहर है तो आउटर क्रस्ट, अंदर है तो इनर क्रस्ट। ठीक, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसी को हम लोग कोनराड असंबद्धता, जो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है वो है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो इतना पार्ट था हम लोगों ने मेंटल के अंतर्गत जाना था, तो ये बाहर भाग है मेंटल का, तो इसलिए इसे आउटर मेंटल कहते हैं। और हम लोग नीचे जाएंगे तब आउटर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ये हाँ हम लोग सही हैं, ये आउटर मेंटल हो गया, और अंदर जाएंगे तो इनर मेंटल मिलेगा। तो ये पार्ट जो है नीचे वाला इनर मेंटल, और ये आउटर मेंटल। तो मेंटल के बारे में समझ गए। ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसके बाद का,
ठीक, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये वाली हो गई आपकी कोनरोड असंबद्धता, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है, ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रैपेटी असंबद्धता। और इसके बाद वाले को जो अभी हम लोगों ने ऊपर नोट्स में पढ़ा था गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो ये वाला पार्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इसके बाद लेहमैन पढ़ा था, तो नीचे वाला है लेहमैन असंबद्धता, जिसको इनर कोर है, ये इनर कोर, क्योंकि सबसे ऊपर आपका क्रस्ट रहेगा, उसके बाद मेंटल रहेगा, उसके बाद कोर रहेगा। तो ऊपरी पार्ट को आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, फिर इसको आउटर मेंटल, इनर, और इसीलिए इसको नीचे वाले को या कोर को, जहाँ पृथ्वी का केंद्र है उसको इनर कोर कहते हैं। और मोहो असंबद्धता छूट गई है, तो ये जो पार्ट है कोनराड के नीचे वाला, ये मोहो असंबद्धता है। ठीक, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि जैसे इनर क्रस्ट हो गई और ये आउटर मेंटल हो गया, इसके बीच के पार्ट को मोहो असंबद्धता कहते हैं। तो भले ही फिगर थोड़ा रफली बना है, गंदा बना है, लेकिन समझा, अगर जिस हिसाब से समझाया है उस हिसाब से समझ लेंगे तो सही से आराम से आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद क्या मतलब, समझ भी आया होगा। ठीक, एक दो बार आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।